नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति जी की शक्तियां क्या हैं, नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, वेतन सैलरी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और लेक्चर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो हम आते हैं टॉपिक पे अपने। तो भारत के राष्ट्रपति जी हैं जो भारत गणराज्य कार्यपालक अध्यक्ष भी होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। जितने भी कार्यपालक कार्य होते हैं राष्ट्रपति जी के नाम से होते हैं। और आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति भी उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस के वो सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध शांति घोषणा आदि के और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। चलिए, ये है हमारे भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी, जिनकी सैलरी है 5 लाख। अब यह पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में सिद्धांत क्या है। तो राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद पर निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के उपयोग किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में आया रायसीना हिल किसका नाम है, तो राष्ट्रपति भवन का ही नाम है रायसीना हिल। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते थे, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अभी तक हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कोई ऐसी सीमा तय नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार तक निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार कार्यकाल पूरा किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं और इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगर महिला की कोई बात करें, 12 नंबर की प्रतिभा पाटिल थी जो महिला राष्ट्रपति हुई। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं जो 14वें राष्ट्रपति। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आपको याद रखना होगा 14वें नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं। चलिए कुछ इतिहास जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो पद आया राष्ट्रपति का कैसे आया और अन्य देशों में कैसे है, वो सब जानेंगे डिटेल से। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज 6 द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था। यह एक अस्थायी उपाय था, परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था। परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयोगी विचार नहीं था। संप्रभु का मतलब होता है खुद निर्णय, खुद विचार लेना, कोई भी फैसले पर खुद निर्णय लें, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। संप्रभु राष्ट्र की ये विशेषता होती। तो यह राजा के अस्तित्व को जारी रखना संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आज़ादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के ही पहले
भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया था। किसको दोस्तों? राजगोपालाचारी जी को, राजगोपालाचारी जी को, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मूल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो आपको नाम बताना होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिए। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से भारत संविधान को स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह का प्रतीकात्मक महत्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930, अभी यह ध्यान में आना चाहिए कि 26 जनवरी को हुई क्यों हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। उस तिथि को प्रतीकात्मक मतलब चिन्हित करने के लिए याद रखने योग्य, तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। क्या थी? पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला था, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई। अधिराज्य का जो था राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया, लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। अधिराज्य तो समाप्त हो गया, लेकिन गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तर्क किया कि यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार करे, पर जरूरी नहीं है कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्र प्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नए स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया। अब चलते हैं दोस्तों, यह रहा इतिहास कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पद का चुनाव किया गया, राष्ट्रपति पद कैसे आया। अब ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत देश में। तो जो आर्टिकल 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति को भारत संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य के विधायकों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए जो निर्वाचित होंगे, मनोनीत सदस्य की बात यहाँ नहीं की गई है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव कर सकते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए। वोट आवंटित करने के लिए एक फार्मूला है, ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोट डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती, तो वह एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले वोट अन्य उम्मीदवार को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है। ऐसा होता है, कई उम्मीदवार खड़े होते हैं जिनमें से बहुत कम जिनको मिलता है, और कोई अगर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, जिनको कुछ कम बहुमत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, तो जिसको बहुत कम मिलते हैं उस प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है।
फिर चुनाव हो मतलब निर्वाचित किया जाता, अगर फिर किसी को मिलता ऐसे हटा दिया जाता। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता राष्ट्रपति के लिए। आशा है कि आपको यहाँ तक दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यह तो हुआ राष्ट्रपति के चुनाव कि कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होंगी। अब ऐसा कोई नहीं कि हर कोई मतलब, तो देखते हैं कौन राष्ट्रपति बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। तो भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष है, अगर ये पहली कंडीशन हुई, वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया नहीं होना चाहिए, किसी अन्य दूसरे पद पे नहीं होना चाहिए। परंतु निम्नलिखित कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति को उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी। जैसे कौन कौन, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी विवाद निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। आगे चलते हैं। तो हुआ कि अभी हमने जानी योग्यताएं क्या है। अब यह जाने कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति महाभियोग है क्या। तो आर्टिकल 61 याद रखें, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है, लेकिन जब हटाने की बात करें तो कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है, कड़ाई से एकदम, कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए, जो संविधान को उल्लंघन करने पर ही होता है। यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुति किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन में 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। सदन में क्या होना चाहिए, लगभग सदस्यों का समर्थन मिले, कितना, 1/4। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति जी को। कितने दिन पहले, 14 दिन। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत पारित होना चाहिए। सदन में जितने भी कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने में इस प्रस्ताव को पारित की जांच एक समिति द्वारा होती है। जांच भी होगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें से उस प्रस्ताव को के द्वारा जांच होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। अगर उनके पास प्रारूप है साबित करने का तो खुद रख सकते हैं या किसी वकील को वकालत के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के लिए राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। कि पहले सदन में भी पहले तो क्या हुआ, एक प्रस्ताव हुआ, वह प्रस्ताव क्या हुआ, सदन में जाएगा 1/4 के। अगर वहाँ की जो कुल बहुमत संख्या है उसमें से 2/3 द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है और नेक्स्ट सदन में जाता है तो वह भी 2/3 से अगर पारित हो जाता है, और इसके बीच में एक कमेटी होती है, समिति होती है जो जांच करती है। जांच करने के बाद भी दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पास होता है और इसके बाद राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक दी गई जानकारी आपको समझ में। अब समझेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। अभी हमने जान लिया कि राष्ट्रपति पद कहाँ से आया, कैसे आया, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, यह जाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यह जाना,
और राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है यह जाना, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है यह भी जाना। अब राष्ट्रपति की शक्तियां जानेंगे, न्यायिक शक्तियां। तो संविधान का 72वां अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 72वां जैसे उन्मूलन, दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। क्षमादान, किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। लघुकरण क्या होता है दोस्तों? तो दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर दिया जाए। अगर किसी को कठोर या मौत की सजा मिली है तो उसको कारावास में बदल देना, जी आजीवन कारावास में बदल सकता है उदाहरण के लिए, और सश्रम कारावास को समान कारावास में बदल देना, यह लघुकरण होता है। लघु का मतलब होता है कम। परिहार क्या होता है? दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाए। दंड की अवधि घटा सकते हैं, जैसे किसी को 10 साल मिली है 8 साल कर दिया जाए, या 8 साल मिली है तो 5 साल किया जाए, लेकिन वही स्थिति रहेगी। अगर किसी को सश्रम कारावास मिला तो वह सश्रम कारावास ही रहेगा, उसमें समय की अवधि कम कर दी जाती। विराम क्या होता है? दंड में कमी ला देना, ये विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। प्रविलंबन, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में दंड प्रदान करने में विलंब करना। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः इसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता। यह शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति के पास तो शक्ति है, लेकिन वह कब प्रयोग करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इसका लक्ष्य है दंड देने से पूर्व मूल का निराकरण करना, जो न्यायपालिका। प्रलंबन का अभी आपने देखा होगा निर्भया कांड। तो निर्भया कांड में अभी यही हो रहा था कि फांसी के लिए सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें से जो 14 दिन 42 दिन तक उन्होंने हेर फेर किया, कोई ये नियम ये कमी निकाल कर, वह प्रलंबन देरी हो रही थी। और अब आगे आके देखेंगे न्यायपालिका ने कर शेरशाह बनाम पंजाब राज्य में जब हुआ था ये केस, यह शेरशाह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 72 आर्टिकल 161 के अंतर्गत आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी से निपटा दिया जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं हो कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। ये कौन सा बनाम है? शेरशाह बनाम। अब हम देखेंगे कि वीटो शक्ति क्या होती है। विधायी कार्यवाही को बनने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। पूर्ण वीटो, निर्धारित प्रक्रिया के से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त, तो वह अपनी स्वीकृति अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है, किंतु यदि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकते। यदि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं किया है, माना जाता है कि ऐसा कर
भी नहीं सकता। ब्रिटेन में यही परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में भी किया गया। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो, तो निलंबनकारी वीटो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। दो को छोड़कर, संविधान संशोधन से रिलेटेड है या धन बिल के अतिरिक्त, तो बिल संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो उसके पास पास करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता कि उस बिल को स्वीकृति दे दे। इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार से प्रयोग लेगा। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन, बिल, भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। यह वित्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि वह इस बिल को लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था, इसलिए उन्होंने किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृत अस्वीकृत देने के लिए कोई समय सीमा नहीं होता। यदि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे, समान बिल, ना कि धन संशोधन या विधेयक को, समान बिल की बात कर रहे हैं, तो माना जाए कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यह भी उसके विवेकाधिकार शक्ति के अंदर होता है। पेप्सू बिल 1986 में तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाक बिल जब 1984 में आया था तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे तो ज्ञानी जैल सिंह ने इस बिल को अपने पास रख लिया था, जो अनिश्चित समय तक पड़ा रहा। अब राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति है। राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता, सदन में नहीं लाया जा सकता। कोई भी अगर बिल लाना है तो राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह भी संसद का अंग है। संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा, ये कुल मिला के संसद का अंग बनते हैं। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं। तो पहला देखेंगे आर्टिकल 74 के अनुसार। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों और तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति कर अधिकार रखता है। अनुच्छेद प्रधानमंत्री एक संवैधानिक उत्तरदायी रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग ला सकता है। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद को विधेयकों, निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत ना पा सके तब उसे विवेकानुसार प्रधानमंत्री के नियुक्त करेगा। कोई भी अगर बहुमत दल से अगर कोई नहीं पा सका नेता, उसमें से नहीं कोई अगर लीडर नहीं है, तो बहुमत दल का नेता यह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी विवेकी शक्ति है। संसद के सदनों में बैठक हेतु बुलाना। आर्टिकल 75 में 3 के मंत्रिपरिषद सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद के बहुमत प्राप्त नहीं है तब विघटन कर सकता है लोकसभा का। अब राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसदीय सरकार ने वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42-44वें संशोधन से पूर्व 74 का पाठ
था कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, जो राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नहीं। 42वें संशोधन द्वारा 74 का पार्ट बदल दिया गया था। राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1978 में फिर से बदलाव दिया गया। अब राष्ट्रपति दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता था, किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा। दूसरी बार मिली हो तो पहली बार लौटा सकता, दूसरी बार फिर काम करना होता था। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ हैं,